नमस्कार। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां 15 सालों से सत्ता का सिंहासन पूरी तरह अजेय लग रहा था, लेकिन फिर एक ऐसा अकल्पनीय चुनावी भूकंप आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम ठीक इसी बात की गहराई में जाएंगे, समझेंगे कि आखिर दशकों पुरानी सत्ता का ये अभूतपूर्व परिवर्तन किन कारणों से मुमकिन हो पाया। इस बड़े उलटफेर को पूरी तरह से डिकोड करने के लिए हम इन अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। ऐतिहासिक बदलाव, महिलाओं का बदलावा रुख, सत्ता विरोधी लहर, पार्टी संगठन का पतन, वोटर रोल से जुड़े बड़े फैसले और आखिर में द परफेक्ट स्टॉर्म। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पहलू से, ये ऐतिहासिक बदलाव और इस उलटफेर का असल परिमाण क्या था। इस राजनीतिक भूकंप के स्केल को समझने के लिए सीधे उन आंकड़ों की ओर चलते हैं जिन्होंने पूरे देश को सच में हैरान कर दिया था। इन आंकड़ों को देखिए, ये कोई मामूली गिरावट नहीं है। 2021 में तृणमूल कांग्रेस के पास 215 सीटों का एक विशाल बहुमत था, जो गिरकर सीधे लगभग 80 सीटों पर आ गया। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने 77 सीटों से सीधी छलांग मारी और 206 के आंकड़े को छू लिया। मतलब प्रभावी रूप से दोनों पार्टियों ने एक ही चुनाव चक्र में अपनी जगह पूरी तरह से बदल ली। ऐसा बदलाव सच में विरले ही देखने को मिलता है। और इस जादुई बदलाव के पीछे का सबसे बड़ा कारण है ये 92.5% का आंकड़ा। पूरे राज्य में ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ औसत मतदान था। जरा सोचिए, इतनी भारी तादाद में लोगों का घर से निकलकर वोट देना सिर्फ एक चुनाव की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये जनता के बीच चल रहे एक बहुत बड़े अंडरकरंट का, एक गहरी भावना का सीधा सीधा सबूत है। अब आते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर, महिलाओं का झुकाव। कैसे ये फोकस कल्याणकारी योजनाओं से हटकर सुरक्षा की मांग तक पहुंच गया। हमें यह समझना होगा कि एक बेहद अहम डेमोग्राफिक यानी महिला मतदाताओं ने अपनी ऐतिहासिक वफादारी से खुद को अचानक क्यों और कैसे अलग कर लिया। अगर हम घटनाओं के क्रम पर नजर डालें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। 2024 की शुरुआत में संदेश खाली के गंभीर आरोप सामने आए। फिर अगस्त 2024 में आरजी कर अस्पताल की वो खौफनाक त्रासदी हुई, और उसके बाद 2025 में कोलकाता लॉ कॉलेज की घटना। बैक टू बैक हुई इन घटनाओं ने महिलाओं के मन में गहराई से बैठी उस धारणा को पूरी तरह से तोड़ दिया कि मौजूदा सरकार के अधीन बंगाल उनके लिए एक सुरक्षित राज्य है। ये भावना कितनी गहरी थी, इसे पानीहाटी से उम्मीदवार रत्ना देवनाथ के इन शब्दों से समझा जा सकता है। उन्होंने टीएमसी के गढ़ में एक बड़ी बढ़त हासिल की। उनका ये बयान बहुत ही मार्मिक तरीके से दिखाता है कि कैसे एक गहरा व्यक्तिगत दुख, एक परिवार की पीड़ा, जवाबदेही मांगने वाले एक बेहद शक्तिशाली राजनीतिक प्रतीक में बदल गई। और वो जो भावनात्मक गुस्सा या उत्प्रेरक था, वो सीधे बैलेट बॉक्स पर एक निर्णायक एक्शन में बदल गया। 93.24% का ये चौंकाने वाला महिला मतदान इसी बात का पुख्ता प्रमाण है। इस असाधारण वोटिंग प्रतिशत ने साबित कर दिया कि 15 सालों से चली आ रही पुरानी राजनीतिक वफादारी अब काम नहीं आने वाली थी। महिलाओं ने एक नया रास्ता चुन लिया था। दोनों पार्टियों की रणनीतियों को आमने सामने रखकर देखें तो बुनियादी अंतर एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ टीएमसी ने लक्ष्मी भंडार जैसे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और कल्याणकारी योजनाओं पर पूरा भरोसा जताया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आक्रामक रूप से अपना चुनाव प्रचार किया। नतीजे बताते हैं कि सम्मान और सुरक्षा की जो मांग थी, वो उन स्थापित वित्तीय योजनाओं के प्रभाव पर कहीं ज्यादा भारी पड़ी। चलिए अब चर्चा करते हैं तीसरे पहलू की, घोटाले और सत्ता विरोधी लहर, या जिसे हम स्ट्रक्चरल फटीग कह सकते हैं। जाहिर है, लगातार 15 साल सत्ता में रहने का एक भारी बोझ तो होता ही है। प्रणालीगत भ्रष्टाचार के इन बहुत चर्चित आरोपों ने जमीन पर बहुत गहरी चोट की, जैसे 25,000 रद्द की गई नियुक्तियों वाला टीईटी भर्ती घोटाला, राशन वितरण में धोखाधड़ी के आरोप और स्थानीय सिंडिकेट की जबरदन वसूली, जिसे आम भाषा में टोलाबाजी या कटमनी कहा जाता है। इन सभी विवादों ने पढ़े लिखे युवाओं को निराश किया और आम नागरिक के लिए रोजमर्रा के सरकारी कामकाज को एक जीती जागती हताशा में बदल दिया। और इसी निराशा से जन्म लिया महाजंगल राज की धारणा ने। लगातार 3 कार्यकालों के दौरान बिगड़ती कानून व्यवस्था और रुकी हुई आर्थिक प्रगति की इस बढ़ती धारणा ने विपक्ष को एक बड़ा मौका दे दिया। उन्होंने बहुत ही प्रभावी ढंग से परिवर्तन यानी बदलाव का नैरेटिव सेट किया, जिसमें औद्योगिक विकास और स्थिरता का एक ठोस वादा शामिल था। हमारा चौथा बिंदु है संगठनात्मक पतन, या यूं कहें कि अपनी ही जमीनी पकड़ को खो देना।
पुराने और नए संगठनात्मक मॉडल का ये अंतर असल में पूरी कहानी बयां कर देता है। हुआ यूं कि पार्टी को पूरी तरह से कॉरपोरेट या पेशेवर बनाने की होड़ में सत्ता को शीर्ष नेतृत्व और सलाहकारों के इर्द गिर्द केंद्रित कर दिया गया। सारा फोकस डेटा पर आ गया और इस प्रक्रिया में जाने अनजाने में उन अनुभवी जमीनी नेताओं को किनारे कर दिया गया जो जनता से सीधे जुड़े थे। नतीजा, बड़े पैमाने पर दल बदल हुए और पार्टी का जो एक अहम मिडिल लेवल था वो बुरी तरह कमजोर हो गया। दरअसल राजनीतिक विशेषज्ञ इसे ट्रांसमिशन बेल्ट का टूटना कहते हैं। यह बेल्ट पार्टी कार्यकर्ताओं की वो बेहद अहम मध्य परत होती है जो ऊपर बैठे नेतृत्व के फैसलों को सीधे जमीनी स्तर के मतदाताओं और बूथ मैनेजमेंट तक पहुंचाती है। जैसे ही ये बेल्ट टूटी, पार्टी ने स्थानीय स्तर पर मतदाताओं की चिंताओं को समझने और उन पर तुरंत रिएक्ट करने की अपनी क्षमता ही खो दी। अब आगे बढ़ते हैं अपने 5वें बिंदु पर, वोटर रोल और चुनाव की यांत्रिकी। यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि चुनाव के प्रशासनिक फैसलों ने क्या भूमिका निभाई। चुनाव आयोग की विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया के दौरान एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। मतदाता सूची से सीधे 91 लाख नाम हटा दिए गए। ये कुल मतदाताओं का लगभग 12% हैं। इनमें कई मृत प्रविष्टियां भी शामिल थीं। भले ही इस फैसले का कड़ा राजनीतिक विरोध हुआ हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसने वोटर बेस के जनसांख्यिकीय गणित को पूरी तरह से रीसेट कर दिया। और अगर सुरक्षा और निष्पक्षता की बात करें तो इस बार उठाए गए कदम सच में अभूतपूर्व थे। बूथ कैप्चरिंग रोकने के लिए 3.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। शहरी इलाकों में बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर ही नए मतदान केंद्र बनाए गए। और तो और गड़बड़ी की आशंका के चलते फाल्टा में पूरा पुनर्मतदान करवाया गया। इन सख्त उपायों ने डराने धमकाने की पुरानी तरकीबों को नाकाम कर दिया। इसका सीधा असर ये हुआ कि कोलकाता के शिक्षित मध्यम वर्ग जैसे डेमोग्राफिक्स बिना किसी डर के वोट डालने बाहर आए, जिनमें से कई तो शायद पहली बार वोट कर रहे थे। डेमोग्राफिक्स की ही बात करें तो मतुआ समुदाय का रुख देखना भी काफी दिलचस्प रहा। उन्होंने अपना ध्यान पुरानी कल्याणकारी योजनाओं से हटाकर सीएए नियमों के तहत त्वरित नागरिकता देने के ठोस वादों पर लगा दिया। सीमा सुरक्षा और कानूनी नागरिकता को लेकर किए गए इस सटीक और टारगेटेड आउटरीच ने कई प्रमुख जिलों में महत्वपूर्ण वोटिंग ब्लॉक्स को बहुत ही सफलतापूर्वक एकजुट कर दिया। तो इन सभी कड़ियों को जोड़ते हुए हम पहुंचते हैं अपने अंतिम बिंदु पर, द परफेक्ट स्टॉर्म, एक नए युग की शुरुआत। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए अंत में हमारे सामने एक बेहद उत्तेजक विचार खड़ा होता है। जब मतदाता महज नकद कल्याणकारी योजनाओं की जगह अपने सम्मान और सुरक्षा को प्राथमिकता देकर सारे पुराने नियम कायदे फिर से लिख देते हैं, तो भारत में किसी एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित क्षेत्रीय राजनीति के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। सच ही कहा गया है, एक राजनीतिक लहर कभी भी सिर्फ एक लहर नहीं होती। यह दरअसल एक पूरे समाज का अपनी सोच बदलना होता है। यह तय करना होता है कि अब वो और किस चीज़ का इंतजार नहीं कर सकता। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।